नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर अर्पिता जांगू, डेंटल सर्जन एट पटेल हॉस्पिटल, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनदीप, MS ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन ऑल्सो इन पटेल हॉस्पिटल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 13 से अप्रैल 19। तो उसी के उपलक्ष्य में हम आपसे हेड एंड नेक कैंसर के रिगार्डिंग कुछ उसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हेड एंड नेक कैंसर एक्चुअल में है क्या? हेड एंड नेक कैंसर जैसे कि नाम से है कि हेड एंड नेक, राइट। सो इसमें बहुत सारे कैंसर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हमारे मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, हमारे गले का कैंसर। इसके अलावा हमारे गले के जो फेस के आसपास जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो थूक बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उसका कैंसर। इसके अलावा जो है गले का कैंसर, जो नेक का कैंसर, और इसके अलावा जो थायराइड कैंसर है, ये सब कैंसर जो है ऑल दीज साइट्स हैं बेसिकली, दिस कंप्राइजेज बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर। डॉक्टर साहब, अगर हम हमारी कंट्री की बात करें या वर्ल्ड वाइड पे अगर हम बात करें तो इस कैंसर का क्या मैग्नीट्यूड है, क्या फ्रीक्वेंसी प्रिवेलेंस है इस कैंसर की? If we talk about the WHO statistics, normally what is there is around 6 lakh 6.57 lakh cases जो हैं वो न्यूली डायग्नोज होते हैं वर्ल्ड में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोर्टालिटी मीन्स कि कितने लोगों की डेथ हो जाती है, सो अराउंड 3.33 lakhs people हैं, दे डाई ऑफ हेड एंड नेक कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। And this head and neck cancer is the 6th most common cancer जो in the world है। And if we talk about India, in India around 70 to 80,000 cases जो हैं वो diagnose होते हैं every year with head and neck cancer। और उसमें से जो है मतलब if we talk about the mortality, तो mortality भी ऐसा है कि like around 40 to 50,000 cases जो हैं head and neck cancer की, they die of people, they die of head and neck cancer। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे हमें क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में पता चलते हैं इस बीमारी के आने पे? अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स में जैसे अगर किसी को मुंह में छाला हो गया है और बहुत टाइम से जो है वो हील नहीं हो रहा है, ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई रेड पैच है, कोई वाइट पैच है, या कोई अल्सर है जो मोर देन 3 to 4 वीक्स जो है वो सबसाइड नहीं हुआ है इवन विद मेडिकेशंस। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको आवाज़ में बदलाव हो जाता है, कान में दर्द होता है, या नाक में ब्लीडिंग होती है। स्पेसिफिकली अगर एक साइड से किसी को एक साइड नाक से ब्लीड हो रहा है, सो दैट इज अ कॉज ऑफ नेजल कैंसर, राइट। सो इसके अलावा अगर गले में कोई गिट्टी हो गई है, सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स, जैसे कि पेन होना, सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स जो है दे आर द साइंस बेसिकली कि किसी पर्सन को हेड एंड नेक कैंसर या ओरल कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, हेड एंड नेक कैंसर के क्या मेन कॉजेज हैं जो आजकल प्रिवेलेंट हैं, या क्या इनके कारण हैं? देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर हेड एंड नेक कैंसर। इफ वी स्टार्ट टॉकिंग, सबसे पहले आई विल से अबाउट कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग जो है ड्रिंक करते हैं, या जो लोग तंबाकू खाते हैं, बेसिकली टोबैको कंजम्पशन जो है एंड अल्कोहल कंजम्पशन, इससे हमारा जो रिस्क है फॉर हेड एंड नेक कैंसर वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी फूड हैबिट्स हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड खाना, और या किसी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग किसी की डेंटल केयरीज हैं, जैसे कि दांत खराब हो जाना, या कोई पर्टिकुलर कोई शार्प टूथ है जो उस जीभ को या फिर चीक वाले साइड वाले एरिया को उसको बार बार इरिटेट कर रहा है, सो दैट इज ऑल विच कॉजेज हेड एंड नेक कैंसर। और इसके अलावा जो है देयर आर सम वायरसेस ऑल्सो, जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, जैसे कि HPV वायरस होता है, जिससे जो है जीभ के पिछले वाला कैंसर जो ओरोफैरिंजियल कैंसर बोलते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ इट। एंड द जेनेटिक्स जो कहते हैं कि जैसे कि अगर किसी फैमिली पर्सन को कैंसर हो गया तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी कैंसर हो सकता है। सो दैट इज द जेनेटिक्स आल्सो प्ले अ रोल इन द कॉजेशन ऑफ बेसिकली द हेड एंड नेक कैंसर।
डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को हेड एंड नेक कैंसर हो गया तो उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके हेल्प से हमें डायग्नोस पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि ये बाकी कैंसर से अलग है? सो इफ सपोज अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट है जिसको कोई छाला हो गया है मुंह में और लंबे टाइम से है, 3 to 4 वीक्स से है, सो उस केस में हम लोगों को एक छोटा सा बायोप्सी लेना पड़ता है, छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ता है एंड टू बेसिकली टू डायग्नोज दैट थिंग। जैसे जो मोस्टली जो कैंसर होते हैं दैट इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, राइट? तो हमारे पास जैसे फ्रोजन सेक्शन होता है, तो फ्रोजन सेक्शन से जो है जो रिपोर्ट है वो दैट कम्स इन अराउंड 10 to 15 मिनट्स। सो उससे जो है हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम लोगों को जो कैंसर का स्टेज है वो जानना है। सबसे पहले ये देखना है बिकॉज ये कैंसर जो है, कोई भी कैंसर है वो दैट स्प्रेड्स, जैसे टू द लंग्स, टू द लिवर, टू द बोन्स। तो हमें वो सारे टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि एक सिंपल टेस्ट है एक्सरे का, चेस्ट एक्सरे है, पेट का अल्ट्रासाउंड है, या फिर जो है एक पेट सीटी नाम का टेस्ट होता है जिससे पूरी बॉडी में पता चलता है कि हाँ हमारा जो कैंसर है फैला नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है हमें स्टेज देखने के लिए एक पर्टिकुलर जिस एरिया में हम, जैसे जीभ का कैंसर है या गले का कैंसर है, तो हमें उस एरिया का CT या MRI करा के देखना होता है कि उस कैंसर की स्टेज कैसी है, कौन सी स्टेज है। तो उसी बेसिस पे ही हमारा जो है ट्रीटमेंट है वो आगे इनिशिएट होता है। डॉक्टर साहब, एक बार जैसे कंफर्म होने के बाद फिर हम किन स्टेप्स में अपना ट्रीटमेंट पेशेंट स्टार्ट करवा सकते हैं? क्या क्या मोडालिटीज आजकल अवेलेबल हैं? सो इफ वी टॉक अबाउट द मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, सो देयर आर 3 मोडालिटीज विच आर बेसिकली यूज्ड। इन फैक्ट जो है जैसे सर्जरी जो है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी है। सो अगर हम बात करें, सो जो हेड एंड नेक कैंसर है वो प्राइमरीली जो है दे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज वो हम लोग ट्रीट करते हैं या तो एक मोडालिटी से ट्रीट करेंगे या फिर 2 मोडालिटी से। कई बार सर्जरी और रेडिएशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें तीनों की ज़रूरत पड़ती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। अगर हम इसको इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पे, सो एक मोडालिटी जो है हमारा कैंसर ट्रीट कर सकता है, जैसे कि सर्जरी या फिर रेडिएशन। अगर मान के चलिए कि 3rd या 4th स्टेज में जो पेशेंट है हमारे पास प्रेजेंट करता है, तो उस केस में फिर हम लोगों को कई बार 3 मोडालिटीज़ का जो है यूज़ करना पड़ता है। सो बट अगर मान के चलिए कि कैंसर हमारी इनिशियल स्टेज, जैसे हमारे पास पेशेंट है तो वो वैसे ही कैंसर फैल चुका है, तो उस केस में हम जो है वी ट्राई टू यूज़ ओनली बेसिकली कीमोथेरेपी, जो पैलिएटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं, दैट इज द थिंग। सो डॉक्टर साहब, क्या ये कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल है? इसका प्रोग्नोसिस क्या रहता है इस कैंसर के ट्रीटमेंट का? सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इनिशियल स्टेजेस में आते हैं तो हम कई बार फर्स्ट मोडालिटी, एक सिंगल मोडालिटी यूज़ कर लेते हैं। सो इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास पेशेंट आता है, सो कैंसर इज क्योरेबल। मतलब जैसे मैं इसके बाद जो है आई बी टॉकिंग अबाउट द मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑल्सो। सो कैंसर इज क्योरेबल, और जो है अगर हम जल्दी इसको डायग्नोज करते हैं और तो हम लोग इसको ट्रीट कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू गिव द पेशेंट अ लॉन्ग लाइफ बेसिकली एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली। अब अभी हमने डॉक्टर साहब से जाना कि हेड एंड नेक कैंसर क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और किस तरीके से क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं आजकल जिनसे हम उनको प्रॉपरली पूरा क्योर कर सकते हैं। बीइंग अ डेंटल सर्जन, मैं आपको ओरल हेल्थ किस तरीके से ओरल कैंसर से, हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड है, इट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ रिलेटेड टू दी ओरल कैंसर। लेट्स लिटिल बिट नो अबाउट दिस। अगर मैं अपने डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले प्रिवेंशन पे। देखिए, कोई भी बीमारी, एक बहुत कॉमन प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई चीज़ इनिशियली स्टेज पे हम उसको प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग करके, मंथली अपने सेल्फ स्क्रीनिंग करके, इट्स अ 6 स्टेप प्रोसेस। 6 स्टेप्स के अंदर जैसे आप अपनी लिप्स को जस्ट एक वेल लाइटेड रूम के अंदर जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी लिप्स के साथ। जस्ट अपनी लिप्स को बाहर की तरफ फोल्ड करके अपनी फिंगर से आप पूरा उसको पेल्पेट करके चेक करेंगे, आर देयर एनी लम्प्स और अल्सर्स या कोई छाला या कोई गिल्टी टाइप उसमें अंदर बन रही है या नहीं बन रही। लिप्स के बाद अगर हम जाएं तो आगे आपने
हमने चेक करनी है चीक्स एरिया। चीक्स एरिया में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, रेड पैचेस, व्हाइट पैचेस, इस तरीके की चीजें आप उसके अंदर नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा पैच भी अगर इनिशियली स्टेजेस में अगर आपको कोई भी डाउट है, हम उसको इनिशियली डिटेक्ट कर लें, इट कैन बी वेरी इजीली क्योर्ड। उसके बाद अगर हम जाएं ऊपर की जो हमारी तालू होती है, तालू के एरिया में भी किसी भी तरीके का अगर कोई ऐसा छाला बन रहा है जो बहुत टाइम से आपके मुंह में है, बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो इट्स अ 2 वीक फॉर्मूला, 2 वीक रूल हम इसको बोलते हैं। 2 हफ्ते में अगर कोई छाला, कोई जख्म या किसी भी तरीके का कोई पैच किसी भी दवाई से, नॉर्मल पेन किलर, एंटीबायोटिक से रिलीव नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली यू शुड गिव इट एनी बेनिफिट ऑफ डाउट और आपको अपने डेंटिस्ट या अपने कंसर्न्ड सर्जन से करना चाहिए कंसल्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टंग की, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं वो हमारी टंग के आसपास, बिकॉज टंग के कैंसर्स मोस्टली अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। सो आपको अपनी टंग को प्रॉपर्ली बाहर निकाल के राइट, लेफ्ट एंड उसको ऊपर तालू पे लगा के चारों तरफ से आप उसको चेक करेंगे। उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई अल्सर्स या किसी तरीके का कोई लम्प या कोई भी कलर चेंजेस, स्पेशली आपकी टंग बहुत ज्यादा रेड है, बहुत ज्यादा व्हाइट है, या उसमें किसी तरीके की एक्सेसिव कोटिंग्स आ रही हैं, ये सब चीजें आप इग्नोर नहीं करेंगे। एंड ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी बीमारी की तरफ दर्शाती हैं। देखिए, कोई हर बीमारी एक हमेशा छोटी सी फाइंडिंग से स्टार्ट होती है, और अगर उस छोटी सी फाइंडिंग को इनिशियली पता कर लिया जाए तो उसको आगे वाले स्टेजेस में फर्दर कैरी ऑन होने से हम बचा सकते हैं। ये तो थी प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग की बात। अब मानिए कि अगर कैंसर डेवलप हो जाता है, उस दौरान ओरल हेल्थ का क्या रोल हम आपके ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट की प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस पे डालता है, वो ये कि अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है, बिकॉज जो भी जैसे हमारे सर्जन जो प्लान करेंगे आपका ट्रीटमेंट प्लान, सर्जरी या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो ड्यूरिंग दोज फेजेस आपका जो ओरल हेल्थ होती है, इट मेक्स अ वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ओरल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। ओरल हेल्थ अगर आपकी प्रॉपर है, वो आपकी कैंसर ट्रीटमेंट को लेस पेनफुल, लेस ट्रबलसम एंड more easy, more it helps in more healing, increases the healing part of your surgical area. उसके अंदर हम 2-3 चीजें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने सर्जरी से पहले आप एक प्रॉपर अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके एक अपना फुल माउथ आप चेकअप करवाइए। उस चेकअप के दौरान आपका डेंटिस्ट जो भी आपके मुंह में आपके होपलेस टीथ होंगे, जैसे कि जिन दांतों को हम नहीं बचा सकते, उनका एक्सट्रैक्शंस मतलब दांत को निकालना, ऐसे दांत जिनको हम बचा सकते हैं उनकी फिलिंग्स करना, और पूरे मुंह की फुल माउथ क्लीनिंग जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, ये 3 चीज आपकी प्रायर टू सर्जरी करी जाती है। सर्जरी के दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि उस दौरान आप का जो वहां पे वुंड होगा वो हील हो रहा होगा, तो उस दौरान भी आपको कॉन्टिन्यूसली उसमें हाइजीन मेंटेन करनी काफी जरूरी है। जैसे कि प्रॉपर ब्रशिंग करना। ब्रशिंग आप स्मॉल हेड वाले सॉफ्ट वाले ब्रशेस यूज कर सकते हैं। रिंसेस करने बहुत जरूरी हैं, जिसके अंदर आप नॉर्मल सेलाइन वाटर रिंसेस की 1 ग्लास पानी में आप थोड़ा नमक डाल के उसके रिंसेस कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के रिंसेस काफी हेल्पफुल होते हैं आपके टिश्यू को हील करवाने में। एंड जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंदर आप सब जानते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें मुंह के सबसे ज्यादा सिम्टम्स एंड वो आते हैं। उसके अंदर भी आपको ये हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरी मंथ अपना ओरल प्रोफाइलेक्सिस कराएं। ओरल प्रोफाइलेक्सिस में आपके जो डेंटिस्ट है वो डीप क्लीनिंग्स करेंगे, वो ऐसे एरियाज जो प्रॉपरली बिकॉज आप जब उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो एरियाज क्लीन करे जाएंगे, सो दैट वो आपके टिश्यूज को हील करने में हेल्प करें। एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट करके हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें आपके दांतों को फ्लोराइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्लोराइड आपके दांतों को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, so that during the treatment, during radiotherapy, during chemotherapy and even post chemo and radio, आपके दांत के अंदर कोई भी नया डिग्रेडेशन या डीके ना आए। एंड सो दीज आर द थिंग्स जिससे हम लोग अपनी डेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम आपकी ओरल प्रोफाइलेक्सिस हो, जो भी आपके जितने भी होपलेस टीथ हैं वो पहले एक्सट्रैक्ट हो जाए। ऑल द फिलिंग्स शुड बी डन प्रायर टू योर ट्रीटमेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फॉलो अप आफ्टर योर ट्रीटमेंट। After post surgery, radio and chemo also, it is very important कि आप every 3 months just you visit your dentist and get yourself screened. तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कैसे क्या मिथ्स और फैक्ट्स हैं
इस हेड एंड नेक कैंसर के रिगार्डिंग। ओके, सो लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे हमने पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया अबाउट हेड एंड नेक कैंसर। सो बहुत सारे मिथ्स हैं, जो बहुत सारी धारणाएं हैं जिसके साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सो द फर्स्ट मिथ इज बेसिकली जो बोला जाता है कि कैंसर अगर किसी पर्सन को हो गया है तो वो इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल का मतलब कि वो कभी ट्रीट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि एज सून एज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी छाला होता है, कुछ भी होता है, तो बेसिकली अगर किसी भी कैंसर को हम इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोज करेंगे और उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेंगे, सो दैट थिंग बेसिकली द कैंसर इज क्योरेबल। इसके अलावा इसके साथ एक मिथ एसोसिएटेड है कि जो हेड एंड नेक कैंसर है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हाँ किसी पर्सन को लंग कैंसर हो गया, किसी पर्सन को स्किन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, बट इफ वी टॉक अबाउट ये कैंसर इतना अनकॉमन नहीं है। दिस अगर जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो इंडिया में जो ऑफ ऑल द कैंसर्स जो 30% जो कैंसर है लोगों को जो है, दैट इज बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर, राइट। एंड जैसे वी नो दैट दिस कैंसर इज मोर कॉमन इन मेल्स के ज़्यादा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हैबिट्स पर से, जो स्मोकिंग की या अल्कोहल की। The third thing which I want to tell you is people come and ask me कि अगर डॉक्टर साहब हमें छाला हो गया है और अगर हम इसका बायोप्सी करा लेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा। सो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट, किसी भी मतलब हेड एंड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज टू टेक अ बायोप्सी एंड उसका जो है प्रूव किया जाए दैट इज कैंसर। सो ये जो धारणा है जो लोगों के अंदर है, सो दैट इज द रॉन्ग थिंग। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। एंड देन देयर आर मिथ्स जिसमें बोला जाता है कि अगर हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा लेंगे सो हमारा कैंसर ट्रीट हो जाएगा। इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज या तो हम लोग उसको ऑपरेट करें या हम उसमें रेडिएशन दें, कीमोथेरेपी दें या फिर एक इम्यूनोथेरेपी जो टारगेटेड थेरेपी है वो यूज़ करें। बट जो आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैज़ नो रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे आके सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कैंसर हो गया है कि क्या हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे या नहीं, नॉर्मल लाइफ लिव कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल बी एबल टू, अगर उसका एडिक्वेट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करा जाए तो वी कैन बी एबल टू गिव यू लॉन्गर लाइफ, गुड क्वालिटी, और जिसमें कि जो है आप बोल पाएंगे, आप खाना खा पाएंगे, वैसे ही आप जो है अपना नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे जो आप प्री डायग्नोसिस कर पाते थे। So this is a myth which is there, जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा या कुछ खाने की वजह से बेसिकली जो है हमें कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऑल्दो आई हैव टोल्ड कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते रहेंगे तो आपको जो है लंबे टाइम तक सो दैट प्रीडिस्पोजेस टू दैट, बट अगर ओवरऑल हम बात करें सो दिस कैंसर डज नॉट स्प्रेड कि अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट या कुछ हो जाएगा। इसके अलावा देयर आर मिथ्स के हम यंग हैं, हम जो हैं हम जो यंग पीपल हैं तो हमें कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 20-30 एजेस में होते हैं, जिनको कैंसर डायग्नोस होता है। सो उस केस में ऑब्वियसली जो जेनेटिक्स प्ले करता है ये रोल। सो किसी भी एज, ऑल्दो इट इज़ ट्रू दैट जो कैंसर है उसका जो रिस्क है, एनी पर्सन हु इज गेटिंग एज्ड लाइक मोर देन 50 years, more than 60 years has a risk of having head and neck cancer, but youngsters को भी होता है, so we have to be very careful। इसके
अलावा जो है मैनी ऑफ द पीपल से कि हम लोग स्मोक नहीं करते हैं, हम लोग ड्रिंक नहीं करते हैं तो हम लोगों को कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऑल्दो आई डू अग्री कि जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग नशे करते हैं, तो तंबाकू खाते हैं, उनमें ऑब्वियसली देयर इज अ मोर रिस्क। और जो लोग जो है ये सब दोनों एक साथ करते हैं, टोबैको भी खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, उसमें जो रिस्क है वो डबल हो जाता है। बट स्टिल जो है देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम पेशेंट्स जिसमें जो कैंसर है वो विदाउट एनी जो है मतलब बेसिकली विदाउट एनी यूजेज जो है टोबैको और अल्कोहल के, देन ऑल्सो दे डेवलप अ कैंसर। एक कॉमन मिथ है जो कहते हैं कि कोई स्वेलिंग पड़ी हुई है शरीर में, कोई गले में या मुंह में रसौली पड़ी हुई है, वो दर्द नहीं कर रही है तो कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जो कोई भी रसौली है आपके गले में, मुंह में जो है कोई भी छाला है, अगर वो पेन भी नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो इट कैन बी कैंसर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सारे मिथ्स जो हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू, अगर मान के चलिए कोई पर्सन जो है, कोई पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम होता है, कोई भी छाला होता है, कोई भी रसौली होती है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो है you should go and you should show it to a specialist so that जो है you get diagnosed at an early वो stage and कुछ भी है तो you should get treated basically। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ जी। जैसे कि एक हमारे व्यूअर हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम ओरल कैंसर को ब्लड टेस्ट से भी स्क्रीन कर सकते हैं? सो कोई भी ब्लड टेस्ट अगर देखा जाए तो इस हेड एंड नेक कैंसर को डायग्नोज नहीं कर सकता। बट हाँ, जब हमारे पास कोई पर्सन आता है और उसको हेड एंड नेक कैंसर, उसको कोई भी ओरल कैंसर है, तो हम लोग ऑब्वियसली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं देखने के लिए कि सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उसको एग्जामिन कराएं, उस अल्सर को एग्जामिन कराएं। इसके अलावा जो है फिर वो नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन, जैसे कि बायोप्सी लेना या सीटी, एमआरआई, ये सब चीज़ें। डॉक्टर साहब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? जैसे आई टोल्ड यू दैट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज कि फर्स्ट सेकंड स्टेज है तो सिर्फ सर्जरी हो जाएगा। अगर मान के चलिए किसी पर्सन का सर्जरी हो रहा है और हमने कैंसर पूरा निकाल दिया है, सो दैट इज इट। सो सर्जरी हो गया, द पर्सन इज ओके, द पर्सन विल बी फाइन इन नेक्स्ट 7 to 10 days, राइट। और अगर पर्सन का रेडिएशन भी चल रहा है, साथ में कीमोथेरेपी चल रहा है, तो जनरली जो ट्रीटमेंट है वो अराउंड 2 months चलता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन के जो है हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। बेसिकली जो रेडिएशन का स्पेसिफिक वो होता है वो अराउंड मंथ होता है और उसके साथ बेसिकली कीमोथेरेपी दी जाती है। सो अगर ओवरऑल बात करें, सो अगर कोई भी कैंसर है और कोई भी हेड एंड नेक कैंसर है, सो उसका ट्रीटमेंट जो है मेनली इट विल बी अराउंड 1 to 2 months। So doctor, next question is क्या is there any chances कि कैंसर वापस भी आ जाए, वापस बन सकता है? That is a very important point. That is the I think वो हमें काफ़ी डिस्कस करना है। It's very important because हमारे पास जो हैं पेशेंट्स बहुत सारे ट्रीटेड जो हेड एंड नेक कैंसर्स के हैं, हम लोग उनको फॉलो अप करते हैं। सो किसी भी कैंसर को अगर फॉलो अप करें, सो फर्स्ट 2 years आर वेरी क्रूशियल। सो कोई भी अगर कैंसर, अगर मान के चलिए किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया और उसने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग फिर से स्टार्ट कर दी है, सो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ कमिंग बैक। बट इफ यू आर वेरी केयरफुल, यू आर आप फॉलो अप कर रहे हैं हर 3 months में, 6 months में आप जा रहे हैं, हर साल में एक बार आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उस एरिया को देखने के लिए, सो ऑब्वियसली द चांसेस आर वेरी वेरी लो। एंड देयर इज अ फॉलो अप सिस्टम कि हम हर 3 months में जो हमारे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स हैं हम उनको देखते हैं, उनका इवैल्यूएट करते हैं, और हर साल में हम उनका एक दूरबीन का टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो है पूरा बेसिकली गला और मुंह जिसमें के जो है कि कैंसर हमारा वापस ना आए। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि अगर जैसे आप इसका आप आंसर दे चुके हैं कि अगर हमारे मुंह में कोई वाइट पैच है तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए?
सो जैसे आई टोल्ड यू द वाइटिश पैचेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड लीकोप्लेकिया. सो देन देयर आर रेड पैचेस आल्सो. कुछ लाल पैचेस होते हैं, वाइट पैचेस होते हैं. जो कोई भी पैच है जो लंबे टाइम से है, जीभ पे है, चीक्स पे है, इस साइड पे, सो उसको बेसिकली हम लोगों को निकालना पड़ता है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर कि whom should I show if I get some swelling in the oral cavity? Okay, so जैसे we were talking about, so you have to go to a specialist जो head and neck basically आप ENT surgeons और basically आप जो किसी भी head and neck specialist के पास जाएं और अपने आप को basically examine कराएं. That's it. We have one last question also, like which is already being answered, like how long I have to go to the doctor after my cancer is treated? So yeah, we discussed, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करा. So generally मैंने जैसे आपको बताया कि हर 3 months में हम लोग evaluate करते हैं पेशेंट्स को, head and neck cancer पेशेंट्स को. और जो first 2 years होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं इसके लिए बेसिकली कि हमारा कैंसर वापस ना आए. बाकी द चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर सो दैट बिकम वेरी लो आफ्टर 5 years. बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज अ रिस्क ऑफ सेकेंडरी प्राइमरीज ऑल्सो. दैट इज कि अगर मान के चलिए हमारा पेशेंट जो है हेड एंड नेक कैंसर क्योर्ड हो गया है बट उसको 2-3 साल में दूसरा कैंसर हो गया. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड, जैसे कि अबाउट बेसिकली स्मोकिंग के बारे में और अल्कोहल के बारे में, दैट वी हैव टू बेसिकली completely quit it. हम लोगों को बिल्कुल बंद करना पड़ता है. We have to be very careful about our health. Thank you, Dr. Saab. It was a great information you shared with us. So with this, I want to wind up this session. At last, I just want to say, prevention से आप कैंसर को बचा सकते हैं, and screening helps in getting it detected early. So just protect yourself against cancer. Get screened today. Please don't ignore the red flags which your body shows you again and again. Thank you so much. Take care.